अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में हमारा चल रहा है 2009 का पीजीटी का प्रीवियस ईयर्स का पेपर। आप लोगों को ये प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर की कैसी लग रही है ज़रूर बताया कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अपने प्रश्नों को ज़रूर पूछा कीजिए। लाइक ज़रूर किया कीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में से ज़रूर शेयर करें। और विद्यार्थियों, बड़ी खुशी की बात है कि जनवरी में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं का आयोजन होने की पूरी भूमिका बन चुकी है। जल्दी ही आप लोगों को डेट से भी अवगत कराया जाएगा, जैसे ही आयोग से कोई डेट निश्चित होती है इस परीक्षाओं के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अभी से पूरा कमर कस लीजिए। और प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो टीजीटी पीजीटी में पूछी जाती हैं, परीक्षाओं को दृष्टिकोण में रखकर मैंने बनाई हुई हैं, जैसे काव्य दोष, काव्य गुण और बहुत सारी वीडियो और आत्मकथा, जीवनी आदि जो विविध विधाएं हैं, या बहुत सारे निबंध, नाटक, सभी की वीडियो मेरे चैनल्स पर आपको उपलब्ध है। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, इन सब चीज़ों में भी विद्यार्थी बहुत गलतियां करते हैं, जो लगती हैं कि बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं परीक्षा हाल में। तो इन सब चीज़ों का रिवीजन करते रहना चाहिए। आप किसी भी चैनल पर पढ़ेंगे जहाँ पर भी लाइव क्लासेस आती हैं, वहाँ पर आधे टाइम तो टीचर्स बात करने में ही बिता देते हैं। और इसलिए अच्छा है कि आप इस तरह से रिवीजन करते समय चाहिए कि आप सिर्फ रिवीजन करते हो। उस समय लगातार आपके पास प्रश्न आते हों, कोई ट्रिक्स आ रही है किसी उस पे है तो वो आपको सीधे सीधे मिलती चले। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही मैंने ये चैनल बनाया था। आप लोगों को और मेरी और सारी वीडियोस भी देखनी चाहिए यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी किसी की भी तैयारी कर रहे हों। और अपने विचारों से, अपने भावों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। फिलहाल चलिए इन सब बातों को यहीं विराम देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। पीजीटी 2009 के 66वें प्रश्न पर 65 प्रश्न तक हम इसके पहले भाग में कर चुके हैं। आज से हम 66वें प्रश्न से देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितनी भी मैंने अभी तक प्रीवियस ईयर्स पेपर कराई है, टीजीटी की अलग और पीजीटी की अलग, सबकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप लोग एक साथ सबको ज़रूर देखिए। तो चलिए, इस प्रश्न पत्र का 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है? हतोत्साह, दूसरा हतोत्साहित, तीसरा हतोत्साह, चौथा हतोत्साह। इसका उत्तर होगा 2, यानी कि हतोत्साहित ये शुद्ध वर्तनी है। 67वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है? प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी और प्रदर्शनी। इसका भी उत्तर होगा 2, प्रदर्शनी शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है। 68वां प्रश्न, गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? एक अ, दूसरा इक, तीसरा आयन और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 1। तद्धित प्रत्यय वे हैं जो क्रिया से भिन्न और विशेषण संज्ञा के अंत में लगते हैं। गुरु, गौरव भाववाच्य संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय अ के योग से बना है। 69वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम ने पेट भर मिठाई खाई, दूसरा राम ने पेट भर के मिठाई खाई, तीसरा राम ने भर पेट मिठाई खाई और चौथा इनमें से सभी शुद्ध है। इसका उत्तर होगा 3, राम ने भर पेट मिठाई खाई, ये वाक्य शुद्ध होगा। 70वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ, दूसरा मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, तीसरा मैं आपकी सुजन्य पर मुग्ध हूँ और चौथा इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। इसका उत्तर होगा 2, सौजन्यता, सुजन्य अशुद्ध शब्द है, 1 और 3 में प्रयोग किए गए हैं, यानी कि दूसरा इसका उत्तर सही होगा, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। 71वां प्रश्न, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना, उपमा। इसका उत्तर होगा 2, विशेषोक्ति अलंकार होगा। जैसे विभावना अलंकार का उल्टा होता है, विभावना में कारण न होने पर भी कार्य होता है, जबकि विशेषोक्ति वहाँ होता है जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य न हो। प्रस्तुत पंक्तियों में जल से भरे रहने पर भी इन नेत्रों की प्यास कभी नहीं बुझती। प्यास बुझने का कारण जल उपस्थित है किंतु प्यास फिर भी नहीं बुझती, अतः यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। 72वां प्रश्न, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा।
एक पितृधन आकृति, दूसरा पितृधन आकृति, तीसरा पितृधन आकृति, चौथा पितृधन आकृति। इसका उत्तर होगा 3। प्रस्तुत संधि विच्छेद में इको यड़ची सूत्र से इक के स्थान पर यड़ हुआ है, अर्थात ई को य, उ को व, री को र, री ल को ल, और यदि बाद में कोई स्वर हो तो सवर्ण वैसा ही स्वर हो तो नहीं। कृष्णायकत्वम शब्द में संधि है गुण, वृद्धि, अयादि या दीर्घ। इसका उत्तर होगा 2। कृष्णायकत्वम का संधि विच्छेद कृष्णधन एकत्वम होगा। विद्धि रेची सूत्र से अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों को ए हो जाएगा होगा। अ या आ के बाद ओ या औ होगा तो दोनों का औ होगा। 74वां प्रश्न, कष्टापन्न शब्द में संधि है, एक अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा कर्मधारय। इसका उत्तर होगा 2। उत्तर पदार्थ प्रधानस्थ पुरुष, जिस समस्त में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद कष्टापन्न का विग्रह कष्टकम आपन्न कष्ट को पाया हुआ होगा, जिसमें द्वितीय तत्पुरुष समास है। 75वां प्रश्न, चंद्रकांति ही शब्द में समास है, एक बहुव्रीहि, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा 2। चंद्र इव कांति, चंद्र के समान चमक में उपमानवाचक शब्द का सामान्यवाचक शब्द के साथ समास होता है। सूत्र है उपमानानि सामान्य वचन है, कर्मधारय समास हुआ। 76वां प्रश्न, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? एक भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा छायावादी युग। इसका उत्तर होगा 2। द्विवेदी युग की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। एक, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय जागरण का उद्दीप्त स्वर, मानवतावादी विचारधारा, बौद्धिकता का व्यापक प्रभाव, श्रृंगार का बहिष्कार, इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मकता, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण, अंग्रेजी कविताओं के अनुवाद की प्रचुरता, नवीन एवं सामान्य लोक जीवन के विषयों का काव्य में निरूपण, खड़ी बोली की काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा। 77वां प्रश्न, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन है एक, नंदुलारे वाजपेयी का, दूसरा महादेवी वर्मा का, तीसरा डॉक्टर नागेंद्र का और चौथा डॉक्टर रामविलास शर्मा का। इसका उत्तर होगा 3। महादेवी वर्मा ने छायावाद की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। एक, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की परिभाषा, छायावाद स्थूल में प्रति सूक्ष्म के प्रति विद्रोह नहीं रहा, परंतु थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों में के प्रति विद्रोह रहा है। यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय संगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। 78वां प्रश्न, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं। एक, धर्मवीर भारती, दूसरा लक्ष्मीनारायण लाल, तीसरा देवेंद्र सत्यार्थी और चौथा फणीश्वरनाथ रेणु। इसका उत्तर होगा 2। लक्ष्मीनारायण लाल के उपन्यास निम्न है। एक, काले फूल का पौधा, दूसरा बड़ी चंपा, छोटी चंपा, बया का घोंसला और साफ, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नहीं, हरा समंदर, गोपी चंद्र, बसंत की प्रतीक्षा, धरती की आंखें, गली, अनारकली, कनॉट प्लेस। धर्मवीर भारती के उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास है मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति। 79वां प्रश्न, नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। एक, आचार्य भरत मुनि, दूसरा आचार्य आनंदवर्धन, तीसरा वामन और चौथे मम्मट। इसका उत्तर होगा 1। आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक। आनंदवर्धन आचार्य नाट्यशास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि हैं। आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक, वामन की काव्यालंकार सूत्रवृत्ति और मम्मट का काव्य प्रकाश रचना है। 80वां प्रश्न है, बनन में बागन में बगरो बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया गया जा सकेगा? एक, अभिधा से, दूसरा लक्षणा से, तीसरा व्यंजना से और चौथा इन सभी से। इसका उत्तर होगा 2। पद्माकर की प्रस्तुत पंक्ति में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, वे लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति है इसमें। बनन में बागन में बगरियो बसंत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें धर्मवीर भारती की है, धर्मवीर भारती का है ठंडा लोहा। इत्यलम अज्ञे की है। संशय की एक रात नरेश मेहता की और गीत परोश भवानीलाल मिश्र की रचना है। देखिए,
धर्मवीर भारती की काव्य कृतियाँ अंधा युग, कनुप्रिया, सात गीतवश, ठंडा लोहा, देशांतर। अज्ञेय की कृतियाँ हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, असाध्य वीणा, चिंता और इत्यलम नरेश मेहता की है। वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, अरण्या, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, शबरी, प्रार्थना पुरुष। भवानी प्रसाद मिश्र की कमल के फूल, वाड़ी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, अवधेरी कविताएं, गांधी, पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत शतदल, कालजयी काव्य कृतियां हैं। 82वां प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें लाल टीन की छत, ये निर्मल वर्मा का है। आपका बंटी मनु भंडारी की रचना है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर की, और 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा की रचना है। निर्मल वर्मा के उपन्यासिक कृतियां हैं वे दिन, लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख। गिरिराज किशोर की उपन्यासिक कृतियां यात्राएं, जुगलबंदी, चिड़ियाघर, प्रस्तावित है। असलाह उषा विरमपदा की रचनाएं की उपन्यासिक कृतियां हैं रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें, और मन्नू भंडारी का उपन्यासिक कृतियां हैं महाभोज, आपका बंटी। 83वां प्रश्न, अबे सुन बे गुलाब, भूत मत गर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध है, एक प्रगतिवादी कविता से, दूसरा प्रयोगवादी कविता से, तीसरा समांतर कविता से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा एक, प्रगतिवादी काव्य कविता से इनका संबंध है। 84वां प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ था, एक सन 1953 में, दूसरा 1954 में, तीसरा 1955 में, और चौथा सन 1956 में। इसका उत्तर होगा दो, नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त एवं रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। इसका प्रकाशन प्रयाग से हुआ। 85वां प्रश्न, नकीनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था, एक छायावादी काव्य, दूसरा प्रगतिवादी काव्य, तीसरा प्रयोगवादी काव्य, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा चार। नकेनवाद के कवि हैं नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश। नकेनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। 86वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद प्रगतिवादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, दूसरा मुक्तिबोध, तीसरा केदारनाथ अग्रवाल, चौथा हरिवंश राय बच्चन। इनका इसका उत्तर होगा तीन। केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियां हैं युग की गंगा, नीत के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आँख का आईना, समय समय पर, अपूर्वा, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन एवं रांगे राघव प्रगतिवादी कवि हैं। रामविलास शर्मा, निराला, पंत एवं मुक्तिबोध का प्रगतिवादी काव्य धारा में भी योगदान रहा है। 87वां प्रश्न, प्रगतिवादी समीक्षक हैं, एक रामचंद्र शुक्ल, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा गुलाब राय, और चौथा श्याम सुंदर दास। इसका उत्तर होगा दो। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं निम्न है, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भाषा के भाषा परिवार, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। शर्मा जी प्रगतिवादी आलोचक और मार्क्सवाद के समर्थक थे। 88वां प्रश्न, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं, एक महादेवी वर्मा, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा जयशंकर प्रसाद, और चौथा अज्ञेय। इसका उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। 89वां प्रश्न, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं बनारसीदास चतुर्वेदी, दूसरा अज्ञेय, तीसरा अमृत राय, और चौथा धर्मवीर भारती। इसका उत्तर होगा दो, बनारसीदास चतुर्वेदी विशाल भारत 1920 कलकत्ता के संपादक थे, धर्मवीर भारती निकष एवं धर्मयुग के संपादक थे, यानी दिनमान और प्रतीक के संपादक अज्ञेय। 90वां प्रश्न है, हंस के का संपादन किया, एक प्रेमचंद ने, दूसरा अमृत राय ने, तीसरा शिवदान सिंह चौहान ने, और चौथा इनमें से सभी ने। तो इसका उत्तर होगा चार, यानी कि इनमें से सभी ने हंस का संपादन किया है। मासिक पत्रिका हंस 1930 का प्रकाशन स्थान बनारस है, जिसके संपादक प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान तथा अमृत राय तीनों थे। 91वां प्रश्न है, योग वशिष्ठ के लेखक है, एक राजा शिव प्रसाद सिंह, दूसरा राम प्रसाद निरंजनी, तीसरा राजा राम मोहन राय, और चौथा सदल मिश्र। इसका उत्तर होगा दो। 1741 इसमें राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ नाम का गद्य ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी
पुस्तकें आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्म का सार, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, सदल मिश्र की नासिकें तो पाख्यान कृति है। 92वां प्रश्न है, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? एक बालकृष्ण भट्ट, दूसरा बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र और चौथा श्रीनिवास दास। इसका उत्तर होगा 2। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री आदि। 93वां प्रश्न है, वैदेही वनवास के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय, तीसरा गया प्रसाद शुक्ल सनेही और चौथा राम नरेश त्रिपाठी। इसका उत्तर होगा 2। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं हैं निम्न है, प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास। मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत, विष्णु प्रिया। गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना है कृषक, कुंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीड़ा, त्रिशूल, तरंग, करुणा, कादम्बिनी, मिलन पथिक, मानसी, स्वप्न। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। 94वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? 1 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य की भूमिका, तीसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और चौथा हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसका उत्तर होगा 1 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 1938 में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें 693 से लेकर 1693 तक की कालावधि को ही लिया गया है। 95वां प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा केशव चंद्र सेन और चौथा दयानंद सरस्वती। इसका उत्तर होगा 4 अर्थात दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक, दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्म समाज एवं केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। 96वां प्रश्न, मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? 1 तुलसीदास का, दूसरा कबीर दास का, तीसरा नाभादास का, चौथा सूरदास का। इसका उत्तर होगा 1। यह कथन महाकवि तुलसीदास का है। 97वां प्रश्न, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक है? 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा रामचंद्र और चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका उत्तर होगा 2 श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। 98वां प्रश्न, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? 1 बाल मुकुंद गुप्त, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और चौथा श्याम सुंदर दास। इसका उत्तर होगा 3 पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। 99वां प्रश्न, परमाल रासो के लेखक है? चंद बरदाई, दूसरा जनकवि जगनीक, तीसरा नरपति नाल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो परमाल रासो के लेखक जनकवि जगनीक हैं। उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासो के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई कृत महाकाव्य है। नरपति नाल का बिसलदेव रासो काव्य है। यह हिंदी के आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। यह मूलतः गेय काव्य था। 100वां प्रश्न, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है? 1 मधुमालती, दूसरा पद्यावत, तीसरा खरावट और चौथा आखिरी कलाम। इसका उत्तर होगा 1 मधुमालती 1545 इस मंडनकृत सूफी काव्य है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं निम्न है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम एवं चित्ररेखा। 101वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युग्मों में संगत युग्म है? गोबर तद्भव है, दूसरा नाक रूढ़ है, तीसरा कमल नयन यौगिक है और चौथा मधुमास योग रूढ़ है। तो इसका उत्तर होगा 3 कमल नयन यौगिक है। रूढ़ का अर्थ है परंपरा। रूढ़ि शब्द के खंडों का कोई पृथक अर्थ नहीं होता। जो शब्द स्पष्टतः किन्हीं 2 या अधिक सार्थक शब्दों में मेल से बने हों और किसी विशेष व्यक्तियों वस्तु के लिए रूढ़ न हो, उन्हें यौगिक कहा जाता है। जब यौगिक शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं और उनमें शब्दानुसार अर्थ भी पाया जाता है, जो वे योग रूढ़ि कहलाते हैं। कमल नयन में कमल और नयन 2 सार्थक खंड हैं, लेकिन यह एक व्यक्ति विशेष अर्थात विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यौगिक न होकर योग रूढ़ि है। 102वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? 1 मानवीकरण, दूसरा मानवीयकरण, तीसरा मानवीकरण और चौथा मानवीकरण। इसका उत्तर होगा 3 मानवीकरण। 103वां प्रश्न है, आधा पात पबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमा से दान। इसमें उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? 1 श्रृंगार रस, दूसरा
वीर रस, तीसरा करुण रस और चौथा हास्य रस। इसका उत्तर होगा 4 यानी कि हास्य रस। आधा पात बबूल का, तांबे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान, ये हास्य रस है। किसी व्यक्ति या वस्तु का विचित्र असंगत आकार से अजीब ढंग की वेशभूषा, बातचीत, चेष्टाएं अथवा उटपटांग आभूषणों आदि को देखकर हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है उसे हास्य कहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में आधे बबूल के पात में पिसान रखकर छठे क्षमा से दान से हास्य रस को व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। श्रृंगार का स्थायी भाव रति, वीर का उत्साह, करुण का शोक एवं हास्य का हास होता है। 104वां प्रश्न है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? एक शांत रस, दूसरा करुण रस, तीसरा भयानक रस और चौथा अद्भुत रस। इसका उत्तर होगा 1 श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत नामक ये नाट्य अर्थात अभिनयात्मक काव्य में 8 रस कहे गए हैं। 105वां प्रश्न, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा? एक नकली घोड़े दौड़ाना, दूसरा बहुत परिश्रम करना, तीसरा व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना और चौथा जात पड़ताल करना। इसका उत्तर होगा 3 व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। कागजी घोड़े दौड़ाना अर्थात व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। 106वां प्रश्न, लौकिक शब्द में प्रत्यय होगा? लोइक, दूसरा किक, तीसरा अक, चौथा इक। इसका उत्तर होगा 4 लौकिक में अवृद्धि होगी यानी कि इक प्रत्यय होगा। 107वां प्रश्न, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक, दूसरा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा तक, तीसरा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक और चौथा प्रथम शताब्दी ईसा से 500 ईसा तक। इसका उत्तर होगा 2। भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 से अब तक। मध्य भारतीय का आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, प्राकृत भाषा 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा तक और अपभ्रंश भाषा 500 ईसा से 1000 ईसा तक। तो इसका उत्तर होगा पाली भाषा की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा तक मानी जाती है। 108वां प्रश्न, उकार बहुरा बोली मानी जाती है? 1 अवधी, दूसरा भोजपुरी, तीसरा बघेली और चौथा छत्तीसगढ़ी। इसका उत्तर होगा 4 छत्तीसगढ़ी उकार बहुला बोली मानी जाती है। 109वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, दूसरा इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, तीसरा इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, चौथा विकास की दृष्टि से यह ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी की समकालीन है। चौथा इसका उत्तर होगा हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहा जाता है। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में तथा पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। भारत की 2 प्राचीन लिपियां थी, एक ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि। इनमें से ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। 110वां प्रश्न, खेचर का पर्याय होगा? 1 आकाश में चलने वाला, दूसरा पक्षी, तीसरा ग्रह और चौथा इनमें से सभी। इसका उत्तर होगा 4 यानी कि इनमें से सभी। खेचर, खे का अर्थ होता है आकाश, ख का होता है आकाश और चर का अर्थ होता है चलने वाला अर्थात आकाश में चलने वाला। तो आकाश में चलने वाला पक्षी भी होता है, ग्रह भी होता है, इसलिए इनमें से सभी। 111वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? 1 मृच्छकटिकम, दूसरा उरुभंग, तीसरा दूतवाक्यम, चौथा मध्यम व्यायोग। इसका उत्तर होगा 1 मृच्छकटिकम शूद्र की रचना है। भास की रचना कृतियां निम्नलिखित हैं: प्रतिज्ञा, योगंधरायण, स्वप्नवासोदत्तम, उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्र, बालचरित्रम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, अविमारक, चारुदत्त, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम। 112वां प्रश्न, संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? 1 बाणभट्ट, दूसरा माघ, तीसरा भारवी, चौथा श्रीहर्ष। इसका उत्तर होगा 2 माघ द्वारा रैवतक पर्वत की प्रातःकालीन सुषमा का वर्णन है, जिसमें ऊपर फैली हुई रज्जु रूपी किरणों से युक्त सूर्य एक ओर उदय हो रहा है और दूसरी ओर चंद्रमा अस्त होने जा रहा है। जान पड़ता है कि यह रैवतक उस गजेंद्र की शोभा धारण कर रहा है जिसमें दोनों ओर 2 उज्ज्वल घंटे लटक रहे हों। इसी कल्पना के कारण माँ को घंटा माघ कहा जाता है। 113वां प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? 1 तद्भव में, दूसरा तत्सम में, तीसरा संकर में और चौथा इनमें से सभी में। इसका उत्तर होगा 3 यानी कि विसर्ग का प्रयोग संकर शब्दों में नहीं होता है।
114वां प्रश्न, व्याप्त में संधि है गुण संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा यड़ संधि, चौथा अयादि संधि। इसका उत्तर होगा 3। व्याप्त का संधि विच्छेद है वी धन आप्त, यानी कि इको यड़ची सूत्र से होगा। ह्रस्व या दीर्घ ई उ री से परे यदि कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का या उ को व और री को र हो जाता है। 115वां प्रश्न, कठपुतली में कौन सा समास है? एक संप्रदान तत्पुरुष, दूसरा संबंध तत्पुरुष, तीसरा अधिकरण तत्पुरुष और चौथा कर्म तत्पुरुष। इसका उत्तर होगा 2। तत्पुरुष समास में उत्तराखंड प्रधान होता है। कठपुतली में विग्रह होगा काठ की पुतली, इसमें संबंध तत्पुरुष है। कारक चिन्ह का के की का लोप होता है। 116वां प्रश्न, माधव विलास के रचनाकार हैं। एक लल्लू लाल, दूसरा सदल मिश्र, तीसरा राम प्रसाद निरंजनी और चौथा सदा सुखलाल। इसका उत्तर होगा 1। लल्लू लाल की रचनाएं निम्नलिखित है: प्रेम सागर, माधोनल, माधव विलास, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शंकुतला नाटक। सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान रचना है। राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ एवं सदा सुखलाल की सुख सागर रचनाएं हैं। 117वां प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। विष्णुचंद्र शर्मा, दूसरा विष्णु प्रभाकर, तीसरा नेमिचंद्र जैन और चौथा मुक्तिबोध। इसका उत्तर होगा 1। विष्णुचंद्र शर्मा मुक्तिबोध की आत्मकथा 1984 के रचनाकार हैं। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, यानी कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं विष्णुचंद्र शर्मा। 118वां प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हेमचंद, दूसरा कामता प्रसाद गुरु, तीसरा धीरेन्द्र वर्मा और चौथा किशोरीदास वाजपेयी। इसका उत्तर होगा 4। हेमचंद्र 12वीं सदी प्रतीच्य शाखा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्रानुशासन है। कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति है हिंदी व्याकरण। 119वां प्रश्न, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? एक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, दूसरा मोहनदास नैमिषराय ने, तीसरा कौशल्या बैसंत्री ने और चौथा सूरजपाल ने। इसका उत्तर होगा 1। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। 120वां प्रश्न, वियोगी हरि का वास्तविक नाम था? एक हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा हरि प्रसाद द्विवेदी, तीसरा लल्लन प्रसाद व्यास और चौथा सुदामा प्रसाद। इसका उत्तर होगा 2। वियोगी हरि का पूरा नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी। सभी कवियों के नाम उपनाम पर भी मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। 121वां प्रश्न, हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। एक राम कुमार वर्मा, दूसरा उपेंद्र नाथ अष्ट, तीसरा उदय शंकर भट्ट और चौथा भुवनेश्वर। इसका उत्तर होगा 1। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं राम कुमार वर्मा। 122वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? एक इलाचंद जोशी, दूसरा अज्ञेय, तीसरा सुदर्शन और चौथा जैनेन्द्र कुमार। इसका उत्तर होगा 3। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी एवं अज्ञेय उल्लेखनीय है। जैनेन्द्र ने परख 1929, सुनीता 1935 तथा त्यागपत्र 1937 में इनके द्वारा हिंदी उपन्यास को एक नई दिशा प्रदान की। इलाचंद जोशी के प्रमुख उपन्यास निबंध निम्न हैं: सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिरसी, जहाज का पंछी। अज्ञेय द्वारा रचित मनोविश्लेषण परक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के दीप तथा अपने अपने अजनबी। 123वां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960 में, 1965 में, 1966 में, 1955 में। इसका उत्तर होगा 1। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की स्थापना 1960 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान आदि पर भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है पूरे क्रमबद्ध रूप में। 124वां प्रश्न, आद्रि शब्द का अर्थ है? एक दुख, दूसरा गीला, तीसरा व्यर्थ और चौथा पर्वत। इसका उत्तर होगा 4, अर्थात कि पर्वत। आद्रि पर्वत का पर्यायवाची शब्द है पहाड़, शैल, भूधर, गिरि, गोत्र, अचल, नग, भूमृत, अग, श्रृंगी, आद्रि, धराधर, महीमृत। 125वां और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? जात वेद लोहा, जात रूप चांदी, परभूत कौवा और ताम्रचूड़ मुर्गा। इसका उत्तर होगा 4, मुर्गा को कुक्कुट, उपकारक, चारणायुध आदि शब्दों के द्वारा जाना जाता है। ये मुर्गा आदि में प्रयुक्त होते हैं। लोहा को लोर, सार, लौह, अयस के पर्याय के रूप में जाना जाता है। चांदी का पर्याय रजत, रूपक, रूपा, रौप्य। कौवा का काग, वापस, काम, काड़, विशुद्ध, करठ का पर्याय है। 125 प्रश्न खत्म होते हैं। 2009 का ये प्रश्न पत्र था पीजीटी हिंदी का। आप लोगों को ये प्रश्न पत्र कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों में, अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।